हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कम टाइम के अंदर हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, जिससे आप लोग इजिली पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आप सभी ने देखा था कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोगों ने देखा और वहां पर देखा कितने टाइप का यह होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, वहां पर हमने विजिबल लाइट के बारे में देखा। अब सबसे पहले आप सभी को मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड। यार, आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है, आप लोग उसको कैसे देखते हो कि सर उससे लाइट टकरा के अगर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो तब जाके हम लोग उसको देख पाते हैं। अदरवाइज अगर लाइट हम तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे मोबाइल के अंदर अगर कोई वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए आप लोग उसको देख पा रहे हो। अदरवाइज अगर लाइट वहां से नहीं आएगी, आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो इजीली आपको वहां पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर ये वीडियो भी आप लोग देख रहे हो तो उसके लिए भी आप लोगों को लाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है। यानी कि अगर आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, अगर आप उस आदमी को देख रहे हो, अगर वो आपको देख रहा है, तो इट मींस आपसे लाइट टकरा के उस तक पहुंच रही है और उसकी लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज को देख रहे हैं तो यहां पे हमारे दो फिनोमेना सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन का, एक होता है रिफ्रैक्शन का। तो यानी कि सर इन्हीं पूरे फिनोमेना को इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं और समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बहुत बारीकी से। सबसे पहले अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो लाइट क्या होती है। लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सीधा सिंपल है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। और आप लोग जब रे की बात करते हो तो रे क्या होता है, बोले सर पाथ ऑफ लाइट की बात करते हैं, उसको रे से हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि एक अगर हम लोग एरो लेते हैं तो एरो के द्वारा हम लोग इसको दर्शाते हैं। एक और होता है कि सर बंडल ऑफ रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीम हम लोग बोल देते हैं। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो बेसिकली ऑप्टिक्स होता क्या है, किस तरीके से आप लोग चीजों को समझते हो कि सर ऑप्टिक्स का मतलब यह है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं नेचर और जो उसका प्रोपोगेशन होता है किसका, लाइट का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स। यानी कि बेसिकली हम लोग बोलेंगे सर लाइट के बारे में जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग आगे जाके देखोगे पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को, क्योंकि देखो कई बार आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो सर हमें पार्टिकल के द्वारा चीजें देखने को मिली, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो वेव के द्वारा हमें एक्सप्लेन हुई। तो इसका मतलब हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करती है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं अगर मैं सिर्फ लाइट की बात करता हूं। तो नंबर 1, आप सभी को पता होता है कि यार कि ये क्या करती हैं, हमेशा ये जो ट्रैवल करती है ना, तो इनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल याद रखिएगा। यानी कि सर क्या है, लाइट जो हमारी है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब बहुत सारी जगह क्या होता है कि सर आपका मीडियम अगर चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने की वजह से यहां पर आप सभी का जो स्पीड है वो भी चेंज होता है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C/V आप सभी का होता है। सी की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप सभी का होता है, राइट है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। साथ ही साथ इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, बोले सर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात है। क्या है, मीडियम, इन मीडियम। अब मीडियम कौन सा, बोले सर मीडियम कोई भी हो सकता है। अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो सिंपली लाइक अगर मैं सिंपल बोलता हूं तो मीडियम कौन कौन सा हो सकता है, बोले सर मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मीडियम आप सभी का ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। अगर एयर की बात करते हो तो आप सभी जानते हो कि अगर म्यू की वैल्यू 1 लोगे तो इस केस में C बराबर किसके हो जाएगा, V के। यानी कि आपकी जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होगी। तो इसका मतलब एयर के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड आप सभी की होती है। और उसके अलावा अगर वाटर लेते हो तो वाटर के अंदर क्या होगी, कम होगी। ग्लास लोगे तो उसके अंदर भी आपको कम देखनी पड़ेगी जो वैक्यूम के अंदर होती है स्पीड से। अगर मैं यहां पे विजिबल लाइट की बात करता हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए उसकी रेंज के बारे में। रेंज कितनी होती है, बोले सर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स तक आप सभी की इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो यार बेसिकली इसकी रेंज क्या हो गई है, बोले सर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स तक की इसकी क्या होती है बेटा, रेंज होती है। या कहीं कहीं पे ये आपको 4000 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी लिखा होता है और ये क्या लिखा होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी आप सभी को देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात कि सर लाइट किसके अंदर से पास हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो बोला सर लाइट हमारी जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है ना उनसे सबसे इजीली निकल सकती है। चाहे हम लोग ग्लास की बात करें, चाहे हम लोग बात करें यहां पे वाटर की बात करें तो इजीली निकल सकती है, डायमंड से निकल सकती है। लेकिन जो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, जैसे आप लोगों का वुड हुआ, ठीक है जी, आयरन हुआ, इनसे ये लाइट हमारी निकलेगी नहीं।
तो इस वजह से आप लोग बोलोगे, जैसे एक मोबाइल आप लोग रख दीजिए, एक रूम है, अगर रूम के अंदर आप लोग देखते हो कि एक दीवार लगी हुई है, क्या दीवार से बाहर निकल जाती है? कई बार आपने देखा है कि उधर लाइट जल रही है और इधर हमने एक वुड का क्या लगा दिया, एक बॉक्स लगा दिया, तो क्या उसके अंदर लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि सर वो हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। इस वजह से आप लोग उन चीजों को देखते हो। अब यहां पे एक चीज और आती है कि सर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर आप सभी की जो स्पीड होती है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली बात है, क्या होती है? डिफरेंट अगर मीडियम्स की मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? अगर मैं यहां पे डिफरेंट मीडियम्स की बात करता हूं, डिफरेंट अगर मैं मीडियम की बात करता हूं, तो डिफरेंट मीडियम के अंदर हमारी जो स्पीड होती है ना बेटा, वो भी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यार ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्पीड आप सभी की होती है। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर बात है। डिफरेंट स्पीड आप सभी की होती है। अगर डिफरेंट मीडियम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि सर आपका म्यू चेंज होता है। अगर मैं मीडियम्स की बात करूं तो म्यू आपका चेंज होगा। जैसे अगर मैं एयर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 है। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर के लिए कितना हो जाता है? बोलो सर ये हो जाएगा 4/3। अगर मैं यहाँ पे ग्लास की बात करूंगा तो ग्लास के लिए कितना हो जाता है? बोलो सर ग्लास के लिए आप सभी का कितना हो जाएगा? 1.5। तो इस तरीके से चेंज होता है। फिर अगर डायमंड के लिए जाओगे तो 2.42 के आसपास आप सभी का होता है। और इसके अलावा फिर ग्लिसरीन ऑयल की तरफ चले जाते हो तो बहुत सारी चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पे बोलूं कि सर मैं ये ले लेता हूं ग्लास के लिए, तो क्या ग्लास की स्पीड, ग्लास के अंदर इसकी स्पीड चेंज होगी नहीं होगी? तो ग्लास के लिए अगर आप लोग म्यू की बात करोगे तो म्यू कितना है? 1.5 है। अगर म्यू 1.5 है तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी आप सभी का हो जाता है। और वी की अगर बात करोगे तो सी बाई म्यू आप सभी का है। सी की बात करोगे तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा। म्यू की बात करोगे तो ये कितना है? 1.5। अगर 1.5 है, इससे ये काटोगे 2 बार गया तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप सभी की क्या हो जाएगी बेटा जी? स्पीड आप सभी की हो जाएगी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यार आपका हर एक मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है? क्योंकि सर वेवलेंथ भी अलग अलग है, ठीक है, मान लिए गए। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया बेटा? ऑप्टिक्स को समझ लिया है कि क्या ऑप्टिक्स होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है सर यहां पे कुछ और जो आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि बोलो सर जब हमारे पास कोई लाइट होती है वो एक मीडियम, जैसे अगर मैंने कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया या स्मूथ सरफेस लिया, उसके ऊपर आके टकराती है, टकराने के बाद में वापस बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम के अंदर, तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और आप लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? एक ही मीडियम के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि जब आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए AO आपका क्या है? इंसिडेंट रे है, ये आप लोगों की इंसिडेंट हो रही है, ये आप लोगों का क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है? n का मतलब नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है बेटा? I एंगल बना रही है। क्या बना रही है? I एंगल बना रही है। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल हम लोग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इंसिडेंट एंगल हम लोग यहां पे बोल देते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आई एंगल है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल बनाती हुई जा रही है इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी? रिफ्लेक्शन एंगल आप सभी का हो जाता है। तो ये जो टकरा के जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और अगर आप लोगों का जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों सेम मीडियम के अंदर होते हैं तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साथ ही साथ एक और चीज होनी चाहिए, जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आप लोगों का इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो आप लोगों के रिफ्लेक्टेड एंगल है उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आप सभी का होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन से अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो देन आप लोग बोलोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सभी का हो रहा है। जैसे ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर क्या करने चाहिए? लाई करने चाहिए। यह आप सभी को यहां पे बोल दिया गया है। अगर ये होते हैं तो दीज लॉज होल्ड फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर प्लेन और कर्व्ड। तो ये जो लॉ है आप सभी का, चाहे वो आप लोगों की कर्व्ड सरफेस है, चाहे वो आप लोगों के लिए अगर मैं सिंपल बोलूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दोनों के लिए ये वैलिड है। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि देखो सब जब सेम मीडियम है तो ऑब्वियसली बात है लाइट जब आके इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में वापस जा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि सर ना तो आप लोगों की वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा ना ही फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा, जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस आप सभी की पूरी होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सर अगर आप लोग यहां पे ले लेते हो, वेवलेंथ की बात करते हो या वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो ये क्या रहने वाली है बेटा? ये आप सभी का क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। याद रखिएगा क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो स्फेरिकल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा एक पार्ट क्या होता है? पॉलिश्ड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जिससे आप लोगों की लाइट टकराती है, टकराने के बाद में क्या होती है, रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं स्फेरिकल सरफेस, तो सर हमारे पास क्या होता है कि एक पूरा का पूरा स्फीयर होता है, उस स्फीयर के अंदर से हम लोग एक पार्ट जो कटा हुआ होता है उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग कोई भी सरफेस ले रहे हो जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और जो आप लोगों का पॉलिश्ड है वो बाहर की तरफ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोल देते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। साथ ही साथ आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटर साइड है, इनसाइड आप लोगों का पॉलिश्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर क्या हो जाता है, बोला सर इफ आउटर साइड और ब्लैगिंग साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश, इसको क्या किया, सिल्वर पॉलिश किया है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉनकेव मिरर। और इनर साइड को अगर आप लोग कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब बेसिकली अगर मैं मिरर की बात करता हूं तो जनरली आप लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हो, क्या करते हो, प्लेन मिरर की बात भी करते हो। तो ये प्लेन मिरर जो होता है ना बेटा, वहां पे आप सभी से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, प्लेन मिरर कौन सा होता है, बोले सर जो हम लोग हमारे घर के अंदर देखते हैं, जो हम लोग हमारे घर के अंदर देखते हैं, जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं कि क्या हम सुंदर नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो जो मिरर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन मिरर। क्या बोल देते हैं, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक जो उसकी वन साइड है वो क्या होती है, आप लोगों की सिल्वर पॉलिश्ड होती है, दूसरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब यहां पर मैं दो चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी प्लेन मिरर को यूज करते हो, किसको यूज करते हो बेटा, प्लेन मिरर को आप लोग यहां पे यूज कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा। अगर मैं यहां पे प्लेन मिरर की बात अगर मैं यहां पे करता हूं तो प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, बोला सर प्लेन मिरर के केस में आप लोगों की जो इमेज बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, सेम साइज की बनने वाली है, और कहां बनने वाली है, सेम डिस्टेंस के ऊपर बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि सर आप सभी का, ऐसा नहीं है कि सर ये बहुत ज्यादा वो हो जाए कि मतलब बहुत छोटी दिख रही है कि सर मेरी हाइट तो एकदम बहुत अच्छी है लेकिन उसके अंदर मैं बहुत टिंगू दिख रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम साइज का होगा, जितनी आपकी साइज है उतनी सामने साइज आप सभी को देखने को मिलेगी। अब आपको याद रखना है कि इसके अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आप सभी से पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है जिसकी हाइट h है और वो अपने आप को सामने मिरर के अंदर देखना चाहता है, तो आप सभी से पूछा जाएगा कि बताइए मिरर की साइज क्या होगी। तो मिरर की साइज के लिए आपको याद रखना है कि अगर h हाइट का आदमी है तो उस केस में जो आपका मिरर होगा, मिरर जो होगा, तो मिरर कितने की रिक्वायरमेंट होगी, बोला सर h/2 हाइट के मिरर की रिक्वायरमेंट आप सभी को होने वाली है। क्या होने वाली है बेटा, h/2 हाइट के मिरर की आप लोगों को रिक्वायरमेंट होने वाली है। दिमाग में बिठा लेना, h/2 की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्या होता है, इतना मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर मान लीजिए कल को ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल देखो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बता रहा हूं जिनसे आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। मान लीजिए कल को ऐसा आ जाए कि मैं बोलता हूं कि ये क्या है, h हाइट की वॉल है, ये क्या है, h हाइट की वॉल है, और इससे d डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, ठीक है, और उससे d डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक मिरर लगा हुआ है। अब मेरे को बताइए इसके अंदर ये जो व्यक्ति है ये क्या करना चाहता है, वॉल की पूरी साइज को देखना चाहता है, वॉल को। तो इस आदमी का बताइए कि सामने जो मिरर होगा उस मिरर की हाइट कितनी होगी जिससे ये वॉल है उसकी इमेज इजीली इस बंदे को दिख जाए। तो उस केस में आपको याद रखना है कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो ये हमारा कितना हो जाता है, h/3, यानी कि जो भी तेरी वॉल की हाइट होगी उसका अगर 1/3 पार्ट ले लेगा तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं जो जेई के अंदर आए हुए थे, जिनको मैंने आप सभी को समझा दिया है, जिससे इजीली आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या होता है, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, मैंने आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझा दिया है। आगे अगर हम लोग चलते हैं, तो आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ रिलेशनशिप्स की। बोलो सर कौन कौन सी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यार देखो कई बार आप लोगों से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए बोला जाता है। तो उस रिलेशन को याद रखिएगा कि देखो कभी भी आप लोगों की जो दो लाइन से पैरेलल लाइन से, तो वो कहां से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो आपको याद रखना है कि आप लोगों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता हूं तो वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है, और फोकल लेंथ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r/2 आप सभी का हो जाता है। याद रखिएगा यहां पे c क्या होता है, बोलो सर c का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि सर जब भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दीजिए या सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस बोल दीजिए, बात बराबर है। कि कई बार क्या होता है सर, हम लोगों ने जब पूरा का पूरा एक हमारे पास क्या है, मैं बोलूंगा कि होलो स्फीयर था, तो उसको हमने थोड़ा सा कट कर लिया। कट करने के बाद में उसके अंदर से मैंने क्या किया, बोलो सर होलो स्फीयर था, उसके अंदर से मैंने कुछ कट कर लिया, और कट करने के बाद में हमने क्या किया, उसको एक एज अ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की फॉर्म में हमने उसको ले लिया। अगर ये आप लोगों का
कॉनकेव है तो इसका जो ये सी होता है यही आप लोगों का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस बोल दीजिए, या हम लोग इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इसको बोल देते हैं। तो इसकी रिलेशन की जब बात की जाती है तो F = R/2 आप सभी का होता है। अब यहीं पे आप लोगों का एक मिरर फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला होता है, उसको भी आपको याद रखना है। क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U होता है। अगर मैं यहां पे F की बात करता हूं तो ये आप लोगों की फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहलाती है। V का मतलब क्या होता है, ये हमारी होती है जो इमेज बन रही है उसकी कितनी डिस्टेंस है पोल से, वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं V से डिनोट करते हैं, यानी कि इमेज डिस्टेंस। अगर मैं U की बात करता हूं तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कहां से, पोल से, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को थोड़ा सा एक चीज और पता होनी चाहिए जिसको हम लोग बोल देते हैं साइन कन्वेंशन। क्या पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि सर किस तरीके से इसके अंदर साइन को हम लोग लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव ले लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पे एक कॉनकेव ले लिया है। कॉनकेव क्या ले लिया है, कॉनकेव एक मिरर मैंने यहाँ पे ले लिया है। कॉनकेव मिरर लेने के बाद में आपको याद रखना है कि अगर आप लोग कोई भी वैल्यूज को लेते हो और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले रहे हो, ये तुम्हारी क्या है, इंसिडेंट रे है। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर किसी भी वैल्यूज को ले रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर वैल्यूज ले रहे हो तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाती है, वो तुम्हारी आती है पॉजिटिव वैल्यूज। क्या कहलाती है, वो पॉजिटिव वैल्यूज आती है, ठीक है, मान गए। अगर तुम लोग कोई भी वैल्यूज को जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, क्यों, क्योंकि हम लोग सारी की सारी जो वैल्यूज होती है ना बेटा उसको पोल से कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको पोल से कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, अगर इसी डायरेक्शन में तुम लोग जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में अगर कोई वैल्यूज आ रही हैं तो उनको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज हैं और पोल से हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये हम लोग वैल्यूज को क्या लेते हैं भैया, इन वैल्यूज को हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव। क्या ले लेते हैं, नेगेटिव हम लोग इसको ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज दे रखी हैं, ये तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग इसको बोल देते हैं। अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर कोई भी वैल्यूज को तुम लोग लेते हो तो वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव कहलाती हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे की तरफ अगर कोई भी वैल्यूज को लेते हो उस केस में क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं बेटा, नेगेटिव कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई भी वैल्यूज को ले रहे हो पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव होगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ लोगे तो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लोगे तो नेगेटिव आप सभी की होती है। अब मैं यहां पे आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखो यार, कॉनकेव जो मिरर ना, आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर है और यहां पे क्या है बेटा, यहां पे तुम्हारा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। देखो इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, मैं वो चीज बता रहा हूं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग इजीली कर पाओगे भैया। एक बार में तुम्हें कुछ अलग से दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या होगा कि सर अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी इमेज पॉजिटिव आती है। अदरवाइज इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव आती है, अदरवाइज सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव आती हैं। चाहे हम लोग यहां पे U की बात करें, चाहे हम लोग V की बात करें, चाहे हम लोग F की बात करें, तो ये तीनों के तीनों क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे। सिर्फ एक अकेला केस है, कब, when object placed, क्या होता है, प्लेस्ड बिटवीन, किसके है, प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस only this case की बात कर रहे हैं, तो this case V इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्यों भैया, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए, अगर ये तुम्हारा फोकस है, इसके बीच में तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी इमेज यहां पे कहीं मिलेगी, यहां पे कहीं मिलती है ये, क्योंकि यहां से टकराने के बाद में एक लाइन यहां से निकलेगी, मान लो एक लाइन यहां से टकराने के बाद में यहां गई, तो ये कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी। लेकिन इनको अगर मैं पीछे मिला दूंगा तो ये जाके क्या हो जाएंगी बेटा, मिल जाएंगी। अगर पीछे जाके मिलेंगे तो ये वर्चुअल इमेज आएगी। अदरवाइज कॉनकेव से जितनी भी आप सभी की बनेंगी वो सारी रियल इमेज बनती है। लेकिन सिर्फ एक केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और आपका पोल है उसके बीच में रखा हुआ है,
तो उस केस के अंदर आप लोगों की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और उस केस में v को आप लोग क्या लोगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर यहां कहीं आप लोगों की उसकी इमेज बनेगी, यहां पे इमेज बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है इस पोल से इस डिस्टेंस को लोगे v कहलाएगा, और ये v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि तुम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर हो। तो इस केस में याद रखिएगा। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं तो u क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अदरवाइज अगर मैं v की बात करता हूं, v और f क्या है? पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। v और f क्या होता है? v और f क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? देखो मैंने न्यूमेरिकल्स का जो आता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा तुम लोगों को डर लगता है ना, उस न्यूमेरिकल के पार्ट को मैंने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। अब तुम सीधे सीधे करोगे, तुम्हारा दिमाग बैठ जाएगा। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है भैया? मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि सर आप लोगों की जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बन रहा है। अब भैया ऑब्जेक्ट जो है उसके कंपैरिजन में इमेज मान लीजिए 2 टाइम्स बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? 2x टाइम हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि भैया 1.5 टाइम्स बन रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1.5 टाइम्स हुआ है। यानी कि कितना? आप लोग देखते हो ना कि कहीं पर तुम लोग देखते हो मोबाइल्स के अंदर भी बोला सर 30x जूम है, यानी कि 30x है, यानी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में 30 गुना तक हम लोग उसको ज्यादा कर पाएंगे। तो ये सारी कहानियां होती हैं। तो यार आप लोगों का बेसिकली जो रेशो होता है इमेज की साइज का ऑब्जेक्ट की साइज के, तो इसी को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है? अब ये मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? h डैश बाई h, यानी कि h डैश का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई h। अब आपको पता है प्रिंसिपल एक्सेस की बात करेंगे तो उससे ऊपर जाते हैं तो h पॉजिटिव होता है, उससे नीचे आते हैं तो h डैश क्या होता है? नेगेटिव होगा। तो उस केस में अभी हमने मोड़ लिया, लेकिन जब हम लोग इसको लिखेंगे तुम्हारा मतलब मैं v और u के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस साइन इसके सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर इमेज जो है वो नेगेटिव नीचे की तरफ आ रही है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? u बाई एफ हो जाएगा। और जब आप लोग, आपको पता है कि आपने अभी अभी मिरर इक्वेशन देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहां से अगर आप लोग v बाई u की वैल्यू निकालोगे इसमें से कॉमन करके, तो वो तुम्हारी आ जाती है बेटा यहां पे f डिवाइडेड बाई म्यू नहीं u माइनस, अरे यार f डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? u माइनस f आपका हो जाता है। ठीक है जी? तो ये आपका हो गया। अगर इसी को तुम लोग निकालना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ v के, तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है? f माइनस v डिवाइडेड बाई f आप सभी का आ जाता है। तो h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज होता है। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे एक वर्ड होता है बेटा जिसको बोला जाता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि सर मुझे जाना कहीं और होता है, मैं पहुंच कहीं और जाता हूं। मुझे जाना था जापान, पहुंच गया चीन। सीधी बात है, मुझे जाना था कहीं और, मैं पहुंच कहीं और गया हूं। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो? डेविएशन। डेविएशन आप लोग इसको बोलते हो। तो क्या इसके अंदर है डेविएशन? नहीं है तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखो डेविएशन का मतलब क्या हुआ? देखो सर अगर मैं सिंपली बात करता हूं तो मेरे सामने मान लीजिए इस तरीके से क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है जी? मान लिया गया है। ये तुमने क्या बना दिया? इसका नॉर्मल बना दिया है। अगर ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो आप देखो क्या हुआ। मान लो मैंने क्या किया है, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया है। मैंने लाइट को क्या करा दिया बेटा? इंसिडेंट करा दिया। लाइट इंसिडेंट हुई, बोलो ठीक है। अगर इस लाइट इंसिडेंट होने के बाद में अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं तो ये आई एंगल हुआ। ठीक है जी? अगर ये एंगल आई हुआ है, अब मुझे बताइए एक्चुअली में इसका रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगा? बोलो सर रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से टकराने के बाद में ये मान लो यहां पहुंच गई। ठीक है जी? यहां से टकराने के बाद में क्या हुई? ये यहां पे पहुंच गई है। ठीक है? यहां पे पहुंच गई और ये तुम्हारा क्या हो गया? एंगल आर। क्या हो जाएगा? एंगल आर है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है जी? लेकिन सर अगर मैं एक्चुअली में देखता तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। एक्चुअली में जाना इसको कहां चाहिए था? जाना इधर चाहिए था। बोलो हाँ या ना? बोलो सर जाना इधर चाहिए था लेकिन चली गई है उधर। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियसली बात है सर, इसको जाना इधर चाहिए था लेकिन चली गई है उधर, और ये अपने पाथ से क्या हुई है? डेविएट हुई है। कितना डेविएट हुई है? बोला सर डेल डेविएट हुई है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्या बोल देते हैं? डेविएशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। कितना होगा? बोला सर अगर इसको मैं पूरा का पूरा 180 डिग्री आपको पता है कि होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? बोला सर आई प्लस में आर प्लस में क्या हो जाएगा? डेल। तो भैया इसको आप लोग बोलोगे कि सर रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है तो दोनों सेम होते हैं, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 माइनस 2i आप सभी का हो जाता है। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है? डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेविएशन आप सभी का है। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2i आप सभी का है। यही डेविएशन आप सभी का कहलाता है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है, क्या होती है? बोला सर जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली गई है तो उस केस में क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड और डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? बोला सर चेंज हो रही है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे? ये अभी अभी आपने देखा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर प्रवेश कर गई। अब सबसे बड़ी बात है यहां पे 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोलो सर 2-3 चीजें क्या होती हैं? देखो
रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है। बोलो सर क्या, या तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा सकती है, बोलो बिल्कुल ठीक है, या फिर क्या हो सकता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जा सकता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है जी। अगर ऐसा है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, ये इस तरीके से बना लिया है। बोलो सर ये क्या है, सरफेस आ गई है, मैंने बोला ठीक है जी। अगर ये सरफेस आ गई है तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर इस केस की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ क्या, बोलो सर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो क्या हुआ, ये मैंने क्या ले लिया है, बोला सर ये मैंने ले लिया है इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो आई हो गया है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोला सर इंसिडेंट रे हम लोग बोलते हैं। अब ये आप लोगों का क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम ले रहे हो आप लोग, ये क्या है तुम्हारा डेंसर मीडियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, बोला सर डेंसर मीडियम के अंदर वो मीडियम जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इसका म्यू होता है वो ज्यादा होता है और स्पीड क्या हो जाती है इसके अंदर कम हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे μ1 की बात कर लेता हूँ, μ1 है और ये μ2 है। याद रखिएगा एक चीज, जब भी आप लोगों की लाइट है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो उस केस में वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या कर जाएगी बेटा, बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये आप लोगों का क्या कर जाता है, बेंड कर जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यानी कि इस केस में रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या हो जाएगा, बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल आप सभी का हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, बैंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन आप सभी का कहलाता है। और लाइट क्या करिए μ1 से μ2 के अंदर। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ पे v2 है, तो भैया क्या होगा, बोलो सर v2 लेस देन होगा v1 से। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो μ2 ज्यादा होगा μ1 से। तो याद रखिए जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं सर क्या, कि अगर मान लीजिए मेरा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर स्पीड देखना पड़ेगा तो क्या होगा, बोलो सर अगर मैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जाता हूं तो क्या होता है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये हमने नॉर्मल बना लिया है और मैंने बोला है कि सर ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम है। ऊपर क्या है बेटा जी, ये डेंसर मीडियम है, तो ये एंगल क्या है, आई है, इसको बोल देते हैं एंगल आई। ठीक है जी, अगर ये एंगल आई है और मुझे बताइए ये तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, इसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पे रेयरर मीडियम है और रेयरर मीडियम है, इसका μ2 है। आपको पता है भैया μ1 क्या है, ग्रेटर देन है μ2 से, और उस केस में v1 क्या होगा, बोला सर लेस देन होगा v2 से। क्यों, क्योंकि रेयरर मीडियम हमारा क्या है, μ2 है, तो उसके अंदर स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होती है तो उस केस में ये क्या करेगा, बोला सर ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आप सभी का होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है तो उस केस में ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। तो क्या हो गया है, बोलो सर जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओगे तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो रे है, रे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की बात है। तो ये हमारा क्या है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, इन दोनों केसेस को आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों का एक और जो चीज है पता होनी चाहिए, वो होती है स्नेल्स लॉ। क्या होता है बेटा, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस देख रहे हो तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो आप लोगों ने देख ली है। बोला सर क्या, कि हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और उसके अलावा नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ये जो सेपरेट होते हैं ना, जो सेपरेटेड बाय टू मीडियम्स, ऑल इन लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर क्या करने चाहिए, लाई करनी चाहिए। दूसरी चीज आपको सबसे बड़ी याद रखनी है कि जब भी आप लोगों का कहीं भी रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है तो उस केस में यहाँ पे हमारे एक लॉ आ जाता है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये लॉ फॉलो हो रहा है तो सारी चीज ओके, नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, बोलो सर साइन एंगल आई, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर है और साइन आई बाई साइन आर है इज इक्वल टू μ2 बाई क्या हो जाएगा, μ1 आप सभी का है। ठीक है, ये आप लोगों का होना चाहिए। अगर ये है तो सारा काम आपका ओके है। सबसे पहले देखिए अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, μ2 बाई μ1, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, ये आप लोग लिखोगे, जो नीचे वाला है उसको आगे लिखोगे और जो ऊपर वाला है उसको कहां लिखोगे, बाद में लिखोगे। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2μ1 तो इसका मतलब क्या है, बोलो सर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो ये रहा 2n म्यू, ये हम लोग इसको n के रूप में भी लिख सकते हैं, न्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आएगा, बोलो सर अगर मैं यहाँ पे मीडियम लेता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे मीडियम लेता हूं, क्या मैंने बोला सर एयर और गिलास लिया,
अगर एयर और ग्लास की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि म्यू जी कितने होता है, बोला सर म्यू जी की बात करते हैं तो ग्लास का 1.5 होता है, और अगर मैं म्यू एयर की बात करता हूं कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग इसको निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 म्यू 2, यानी कि इसको क्या लिखोगे, बोला सर ए म्यू जी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, म्यू जी ऊपर है और म्यू एयर नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.5 डिवाइडेड बाई 1 होता है, सीधा सीधा 1.5। तो इस तरीके से ये होता है। अगर कल को लिखा हुआ है ए म्यू वाटर तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि म्यू वाटर ऊपर है, म्यू एयर नीचे है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4/3 और इनटू में क्या हो जाएगा 1, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1.33। तो इस तरीके से ये आप लोग निकालते हो, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यूज होती है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 1.5 है या 1.33 है, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, यहां पे पहला मीडियम आप लोगों का क्या होता है, एयर होता है। दूसरे मीडियम की जब बात करोगे तो वो तुम्हारा क्या होता है, चाहे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी आप सभी का हो सकता है, लेकिन पहला केस यही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब सबसे बड़ी बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो मैंने आप सभी को अभी अभी बता के आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि भैया ये जो न्यू के फॉर्म में लिखा है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी बाई वी आपका हो गया। अब आप जानते हो कि भैया देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। अगर मैं सी की बात करूंगा तो एफ लैम्डा हो जाएगा, और ये कहां पे है, एयर के अंदर है, बोलो हाँ या ना, तो ये हो जाएगा एयर के अंदर। आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। अगर मीडियम के अंदर स्पीड की बात करोगे तो एफ लैम्डा मीडियम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो यही मैंने लिखा। ये आप लोगों ने क्या लिखा है, बोला सर एफ के रिस्पेक्ट में है, ठीक है जी। अब यहां आपका क्या हो गया है, बोला सर न्यू के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये आप लोगों का क्या होता है, एफ बोल सकते हो इसको। बोला सर फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, तो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम हो गया, लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम है, तो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा मीडियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप लोगों का क्या सेम है। उसके बाद में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आप लोगों को दो चेहरे मिल जाएंगे। दो ये है कि भैया म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी आपका होता है, और दूसरे की बात करोगे तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम है। और यहां से आपको पता होना चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं। यहां से तो नीट का ये फेवरेट टॉपिक है यार, नीट का क्या है बेटा जी, ये फेवरेट टॉपिक है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे अब सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट आता है वो है रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन या फिर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कई बार आप सभी ने देखा होगा कि सर हमारे सामने एक बहुत बड़ा बाल्टी है, उसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ है, जो हम लोग बचपन में देखते थे। या फिर हम लोग बोलते थे कि सर हमारे सामने बहुत बड़ा, मैं बोलता हूं कि एक पानी का टैंक है और उसके अंदर, या फिर ऊपर एक बर्ड है, नीचे पानी के टैंक के अंदर एक मछली है। तो बर्ड क्या कर रहा है, मछली को देख रहा है, तो उस केस की बात है। दूसरा ये हो सकता है कि सर मछली जो है ऊपर बर्ड को देख रही है, तो उस केस के अंदर काफी चीजें आप सभी से पूछी जाती हैं। वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आप सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आप सभी का, वो क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन में क्या हो जाता है, एपरेंट डेप्थ। कैसे समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए सर मैंने बोला, देखो इस तरीके से मैंने बोला सर ये तुम्हारी क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है जी, बाल्टी है, सुंदर सी बाल्टी बन गई। ये तो अजीब सा मग्गा बन गया यार, ये तो रुको, ये तुम्हारी क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है जी। ये तुमने क्या किया, एक बाल्टी ले लिया, ठीक है, और इस बाल्टी के अंदर तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया है। इसके अंदर क्या कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है इस बाल्टी के अंदर, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर अगर वाटर फिल है तो ठीक है ना यार, मान गए हैं, ठीक है, वाटर फिल है, मान गया हूं मैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है यार, ओके ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है जी, ओके डन, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, एक सिक्का ले लिया। क्या लिया, बोलो सर एक सिक्का ले लिया और सिक्के को मैंने नीचे रख दिया है, ठीक है। एक सिक्का ले लिया है, सिक्का मैंने नीचे रख दिया है, ठीक है जी। आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि सर ये जो सिक्का रखा हुआ है इस सरफेस से इसकी जो टोटल हाइट है, इसको मैंने बोल दिया है टी। टी का मतलब क्या है, इसकी रियल डेप्थ आप लोगों की है। रियल डेप्थ है मतलब इतना ये गहरा है। अगर मैं रियल टी में बात करूं तो ये क्या है, तुम्हारा रियल में इतना गहरा है, ठीक है। लेकिन सर अब क्या हुआ, अब सबसे बड़ी बात बेटा ये हुआ कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, सुनना, इसकी बात करता हूं, तो अब ये हुआ कि हमें पता है कि सर अगर मुझे इसकी इमेज देखनी है तो वो क्या है, क्योंकि देखो बचपन में हमने देखा कि सर ये हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रे को तो सीधा निकाल दिया, ठीक है, और एक रे को मैंने क्या किया, बेटा मैंने यहां से निकाला और इस सरफेस पे लेके आ गया। अब यहां पे क्या है, देखो इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहां से मीडियम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, देखो यहां से अगर आप लोग नॉर्मल बनाते हो तो आप सभी को पता है कि ये तुम्हारा क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम है। ये तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है जी, और डेंसर मीडियम है। ये ऊपर वाला क्या है, रेयर मीडियम है। आप जानते हो कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करेगी तो उस केस में क्या करेगी,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये क्या हो गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है तो मेरे भैया देखो, एक रे जो नॉर्मल से निकाली है, सीधी निकाली है मैंने 90 डिग्री पे, वो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो क्या ये दोनों आगे जाके कहीं मिल सकती हैं? बोला सर नहीं मिल सकती। और जब ये दोनों नहीं मिल सकती हैं तो आपको इमेज कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है इमेज, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? बोला सर इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे और जहां ये मीट कर जाएगी, जहां ये मीट कर जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, इमेज। इसको बोलते हैं, जो ये ऊपर गया है इसको बोलते हैं एक्स। एक्स का मतलब बेटा, एक्स का मतलब वो अपने वाला एक्स नहीं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोल देते हैं इसको? हम लोग बोल देते हैं शिफ्टिंग हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया शिफ्टिंग, ठीक है। और ये जो तुम्हारी बची हुई है इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोल देते हैं इसको? हम लोग बोल देते हैं एपरेंट डेप्थ, हम लोग इसको कह देते हैं। तो ये हुआ है एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ को हम लोग कैसे निकालते हैं? बोलो सर जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये एक्स शिफ्टिंग हटा दो, बचा हुआ क्या है, एपरेंट डेप्थ बचेगा, यानी कि टी माइनस एक्स जो है ये आप लोगों का क्या कहलाता है, एपरेंट डेप्थ कहलाता है। तो इसी तरीके से बेटा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कल को जो आपका ये एग्जाम्पल है ना, देखो ये रहा, अगर ये लड़का है यहां पे देख रहा है तो ये ओरिजिनल फिश की है, लेकिन हमें इमेज कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है। यही आप लोगों की क्या कहलाती है, एपरेंट हाइट। रियल डेप्थ क्या कहलाती है? रियल डेप्थ होती है जो मछली जिस एक्चुअली में जितनी नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोल देते हैं? रियल डेप्थ हम लोग उसको बोल देते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात जो यहां पे देखने को मिल रही है उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। बोले सर क्या है? सबसे पहले मुझे एक चीज समझाइए, अगर मैं रियल डेप्थ के बाद में एक कॉन्सेप्ट पे आता हूं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप सभी को थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये तुमने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि सर यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, कैसे काम हुआ है। सबसे पहले मुझे एक चीज और समझाइए, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यार ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है वो तो चलो ठीक है हमने देख लिया, जिससे हमें समझ में आ गया कि रियल डेप्थ रही। तो यार अगर मेरे से कोई पूछता है, क्या पूछता है भाई, अगर मेरे से कोई ये पूछता है कि बताइए भैया म्यू के साथ इसका रिस्पेक्ट में रिलेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि रियल डेप्थ आरडी बोल दिया डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, ठीक है जी। रियल डेप्थ क्या है? बोला सर टी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोला सर टी माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा म्यू टी माइनस में म्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर टी। अगर इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल टू टी माइनस में म्यू टी, ठीक है जी। अगर मैं इस माइनस इससे डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा माइनस का टी बाई म्यू, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, टी। तो भैया अगर इसको थोड़ा टी को इधर ले आओ, टी को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी बाई म्यू। तो यहां से टी को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आपका हो गया है, और ये मल्टीप्लाई हो गया टी। अगर इसकी बात करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाई टी है, तो ये एक्स है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि बोला सर कितना शिफ्ट हुआ है। इसको आप लोग शिफ्टिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? शिफ्टिंग भी बोल सकते हो, या इसी को तुम लोग बोल सकते हो और बोल सकते हो कि भैया एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ है, कितना हुआ है, एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ है, वो भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये तुम्हारे सामने इसको बोला जाता है एपरेंट शिफ्ट, या शिफ्टिंग कितनी हुई है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। दूसरा, कई बार तुमसे एक और चीज पूछ लिया जाता है कि सर मान लीजिए कि अगर तुम्हारे पास कोई बर्ड है, ऊपर से चीजों को देख रहा है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो आपको पता है कि जो नीचे वाले की इमेज है वो कहां बनेगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनना थोड़ा सा। मैंने बोला कि सर ठीक है यही है, इसी को मैं थोड़ा यहां पे ले लेता हूं कि एक सुंदर सा बर्ड है ये बर्ड की हाइट कुछ है, मान लो यहां से एच है, ठीक है। और ये बर्ड क्या कर रहा है, नीचे जो ये फिश है ना इसको देख रहा है, नीचे क्या कर रहा है, जो फिश है इसको देख रहा है। और मान लीजिए इस फिश की जो हाइट है ना वो कितनी है टोटल, मान लीजिए मैंने बोला 30 है, ठीक है जी, 30 है। और इसकी कितनी है, ये हाइट कितनी है, 40 है। मैं बोलता हूं कि बताइए कि इसकी एपरेंट हाइट कितनी है। साथ ही साथ अगर ये वाटर के अंदर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 4/3 है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि बताइए बर्ड जो सीन कर रहा है फिश को, बर्ड से लेके फिश तक की एपरेंट हाइट कितनी है, एपरेंट हाइट कितनी है। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर फिश की एपरेंट हाइट निकालना चाहूं, फिश की एपरेंट हाइट निकालना चाहूं तो एपरेंट क्या हो जाएगी। बोले सर एपरेंट की बात अगर मुझे चाहिए, फिश का एपरेंट चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा। बोले सर मेरे को ये पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रियल कितना है 30 है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूं कि इमेज की जो है ना इसको बोल देता हूं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और ये क्या है 4/3 है, ठीक है जी, 4/3 है। तो इसको इधर ले आओ, इसको ले आओगे, AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4/3। 3 को ऊपर ले जाओ तो 30 इंटू में 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 है, 4 से इसको काटोगे तो 15 यानी कि 7.5, और 7.5 है तो सीधा सीधा आ जाएगा भैया
3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 22.5 आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 22.5 सेंटीमीटर क्या आई है? फिश की एपरेंट हाइट आई है। क्या आई है? फिश की एपरेंट हाइट आई है। कहां से? बोले सर ये जो हमारी सरफेस है ना, इससे कि ये जो फिश अभी जहां पे है, इसकी जो टोटल हाइट है ये तुम्हारी है 22.5 सेंटीमीटर की। कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर की है। और अगर तुम यहां पे आप लोग निकालना चाहते हो बर्ड से यहां तक की, तो इसको कैसे निकालोगे? बोले सर इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे? बोले सर बर्ड से एपरेंट हाइट अगर निकालनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा? बोले सर बर्ड से निकाल रहे हो तो उस केस में जो टोटल हाइट है h, वो प्लस में जो ये निकला है एपरेंट हाइट 22.5, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 प्लस में 22.5 है, सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 62.5 सेंटीमीटर। तो तुमसे बोला जाएगा कि बताइए तुम्हें कहां, तो भैया देखो ऊपर अगर बर्ड है, बर्ड अगर इस फिश को देख रहा है तो फिश कितनी हाइट पे हमें नजर आएगी? 62.5 सेंटीमीटर पे आएगी, जबकि वो एक्चुअली में कितनी है? 40 और 30 70 पे है, लेकिन वो दिखाई कहां दे रही है? 62.5 के ऊपर। अब इसी तरीके से मैं अगर कल को ये कह देता हूं कि नीचे ये बर्ड है, बर्ड की हाइट 30 है, ये इसको देख रही है, किसको देख रही है? इसको। अगर इसको देख रही है तो मेरे को बताइए क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप लोगों की जो, अगर ये नीचे से फिश इसको देखती है, अगर फिश इसको देखती है तो उस केस में क्या होगा? इसकी जो इमेज बनेगी ना वो कहीं ऊपर जाके बनेगी, वो कहीं कहां होगी? ऊपर जाके बनेगी एज कंपेयर टू जो उसकी रियल है। क्यों? क्योंकि सर नीचे से देख रही है, नीचे से ये देख रही है। जब नीचे से देख रही है तो ऑब्वियसली बात है कि सर इसकी 30 तो ये रहेगी, लेकिन ऊपर वाली बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको देखूंगा तो सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? बोले सर 40 गुणे 40 की बात कर रहे हो तो म्यूटी हो जाएगा, यानी कि सर 40 गुणे में 40/3, क्योंकि ये तो इसकी रियल डेप्थ है ना, रियल डेप्थ 40 है, म्यू ये है, और एपरेंट डेप्थ के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको निकाल रहे हो, तो इसको आप लोग क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें ये जेई के अंदर सवाल पूछा जाता है बेटा, तो अगर जेई के अंदर ये सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है तो आप लोग आई होप कि इसको बेहतरीन ढंग से कर पाओगे, चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हो, आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो अब आइए आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। आगे बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो बेटा टीआईआर कैसे होता है? बोले सर जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो उस केस में टीआईआर हम लोगों को देखने को मिलता है। कब? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, और हम लोग क्या करेंगे? देखो जैसे मान लीजिए ये लाइट है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ठीक है जी। अगर ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ऊपर क्या है? रेयरर मीडियम है, और लाइट क्या कर रही है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जा रही है। और मैंने बोला कि सर ये क्या है? इंसिडेंट एंगल है, ये आई है, इंसिडेंट एंगल है, ये आर है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा? बोला सर रिफ्लेक्शन का वजह से हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है जी। अगर मैं इस एंगल की वैल्यू को बढ़ा दूं, इस एंगल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है इस एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, और इस एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, मैं इसको बढ़ाता जाता हूं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो यहां से ये कौन सा एंगल कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कि बोला सर अब अगर इस एंगल की वैल्यू को तुमने बढ़ाया, अगर तुमने अब इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को, इस एंगल इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को बढ़ाया, तो उसके बाद में क्या होगा? ये लाइट वापस इसी मीडियम के अंदर आ जाएगी। तो वो पोजीशन जिससे हल्का सा भी बढ़ाने पे तुम्हारा जो लाइट है वापस सेम मीडियम के अंदर आ जाती है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हम लोगों को पता होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बोला सर इसके लिए कंडीशन जो होती है वो ये होती है, दो कंडीशन इसके लिए होती हैं, टू कंडीशंस आप सभी को पता होना चाहिए अगर टीआईआर आप सभी को देखना है। पहली कंडीशन ये होती है कि लाइट क्या करनी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाना चाहिए। दूसरा ये कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आप सभी का होना चाहिए। अब बात आती है सर क्रिटिकल एंगल का हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ क्या रिलेशन होता है? तो आप मुझे बताइए अभी इसका क्या हो रहा है? बोला सर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन जब होता है तो हमारा एक लॉ है जो काम में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोल देते हैं? स्नेल्स लॉ। अगर ये स्नेल्स लॉ की बात करते हैं तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। अगर ये स्नेल्स लॉ है, आप मुझे बताइए ऊपर क्या है? बोला सर ये हमारा क्या रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम की वैल्यू क्या है? 1 ले ली। नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है, इसकी वैल्यू क्या ले लिया? म्यू। अगर लाइट की अगर हम बात करते हैं जहां से ये जाती है वो μ1 कहलाता है, ये जहां पे जाती है वो μ2 कहलाता है। तो भैया आइए क्या कहता है? बोला सर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर आप सभी का होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 आप सभी का हो जाएगा। μ2 की वैल्यू क्या है? 1 है। μ1 की वैल्यू क्या है? म्यू है। यहां पे आर की वैल्यू की बात करोगे जब आप लोग यहां पे पहुंचोगे, कहां पे? जब क्रिटिकल
क्रिटिकल एंगल की तरफ जाने लगोगे तो उस केस में तो ये आई क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आई सी, ठीक है, जो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 तो है ही है, और 1 इंटू में साइन 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई म्यू, यानी कि सर यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। तो यहां पे एक रिलेशन हमारी बिल्ड हुई है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आपका हुआ, क्या हुआ है, तो ये हमारी एक रिलेशन बिल्ड हुई है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आप सभी का हुआ है। यानी कि आप लोग अगर अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि अगर कल को तुम यहां पे वाटर की जगह ग्लास ले लो, ग्लास की जगह डायमंड ले लो, डायमंड की जगह केरोसिन ऑयल ले लो या कुछ और ले लो, तो उस केस में तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है वो कम आता जाएगा। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम आएगा। जैसे रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। अब देखो दूसरी केस में क्रिटिकल एंगल शुड बी ग्रेटर, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो जैसे तुम लोग देखोगे वाटर ग्लास, एयर ग्लास और डायमंड एयर, तो देखो सबसे पहले अगर मैं वाटर एयर की बात करता हूं 49 है, क्यों, क्योंकि सर वाटर है। अब देखो वाटर से बड़ा कौन होता है, डेंसर मीडियम ग्लास, तो ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 42। अगर तुमने डायमंड ले लिया, डायमंड के लिए तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2.42। अगर 2.42 होती है तो उस केस में इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, 24 डिग्री आपका हो गया। यानी कि जैसे जैसे तुमने म्यू की वैल्यू को बढ़ाने लगोगे, ऑब्वियसली बात है तुम्हारे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या होता है, टीआईआर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मिराज हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुआ, इसके अलावा और अगर बात करोगे तो जो हमारे डायमंड होते हैं उनका चमकना हुआ, या फिर आप लोग बोलोगे कि जो हमारे पास ग्लास वेसल्स होते हैं उनकी जो शाइनिंग के लिए जो चीजें होती हैं उसके लिए बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब ये क्रिटिकल एंगल का मैंने रिलेशन बता ही दिया था अभी, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आप सभी का हो जाता है। अब बात आती है सर यहाँ पे स्पेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, तो स्पेरिकल लेंसेज के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, और दूसरा जो होता है वो अगर मैं जो कॉनकेव की बात करता हूं वो हमारा क्या होता है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। डाइवर्जिंग का मतलब डाइवर्स करना और कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्स करना, एक पॉइंट पे जाके उसको मिला देना। तो एग्जांपल के लिए आप मेरे को पहले और दूसरे एग्जाम इन दोनों में से बताओगे कि पहला कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा है, डाइवर्जिंग कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है थिन जो फॉर्मूला होता है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये फॉर्मूला कहां से आता है उसकी बात अभी मैं थोड़ी देर करूंगा, होल्ड रखो इसको। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आगे आते हैं, तो अगर हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं स्पेरिकल सरफेस की वजह से, तो देखो क्या होता है यार, देखो स्पेरिकल सरफेस की बात है तो हो सकता है, देखो तुम्हारे पास कॉनकेव को भी ले सकते हो, कॉन्वेक्स को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम लोग स्पेरिकल सरफेस की बात कर रहे हो तो यहां पे तुम लोग कॉन्वेक्स के थ्रू भी ले सकते हो, सॉल्व करोगे, या कॉनकेव की तरह सॉल्व करोगे। दोनों केसेस में तुम्हारा फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है। और कैसा आता है, ये जो तुम्हारे सामने है वही, ये दोनों के दोनों में केसेस में क्या आता है, सेम आता है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो सर, यहाँ पे स्नेल्स जो भाई साहब का लॉ है, स्नेल्स भाई साहब का जो लॉ है वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। यानी कि साइन आई बाई साइन आर है, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आर है इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन आप सभी का। यानी कि पूरी कहानी के अंदर सिर्फ दो ही एंगल्स की बात करनी है, वो है आई और आर। इस आई और आर की बात करनी है। और यहां पे अगर मैं स्मॉल एंगल्स की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं बेटा, अगर मैं स्मॉल एंगल्स की बात कर लेता हूं तो उस केस में साइन थीटा जो होता है ना बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो सर इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई बाई आर, क्या हो जाएगा बेटा, आई बाई आर है इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है, और यहां से हो जाएगा आई म्यू वन आपका हो जाता है इक्वल्स टू आर म्यू टू आप सभी का हो जाता है। अगर ये तुम्हारे पास है तो काम बन जाएगा। अब सबसे बड़ी बात की तरफ आते हैं, सुनना, सबसे बड़ी बात की तरफ आते हैं कि सर मुझे आई और आर की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले देखो कि अगर तुम्हारे पास ये कौन सी सरफेस है, बोला सर अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स अगर तुम्हारे पास स्पेरिकल सरफेस है तो उस केस में क्या हुआ, बोले सर हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट, लाइट का एक ऑब्जेक्ट लिया। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइंस को निकालना पड़ेगा। एक लाइन को मैंने क्या किया, यहां से इंसिडेंट कराया इस स्पेरिकल सरफेस के ऊपर, दूसरे को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकाल दिया। निकालने के बाद में क्या हुआ कि सर यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल कहां से होकर गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा। अब आपको पता है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, क्यों, क्योंकि सर ये स्पेरिकल जो सरफेस है ये किसका पार्ट है, बोले सर ये पार्ट है हमारे पास एक होलो, इस जो स्पेरिकल सरफेस होती है ना, स्पेरिकल सरफेस जो होती है उसका एक पार्ट है, ठीक है।
तो यहां से क्या हुआ कि सर यहां से लाइट यहां पे टकराई, टकराने के बाद में आपको पता है ये क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे जाके आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल इमेज मिल जाएगी। अब फाइनल इमेज मिल जाएगी तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं एक हाइट ले रहा हूं जो ऑलमोस्ट बराबर है किसके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एपी है वो एएम के बराबर है, एपी जो है ना वो एएम के बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट पास पास है, तो उस केस की बात है। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो आप लोग निकाल सकते हो कि सर यहां से अगर मैं यहां पे बोलता हूं ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है आई है, तो आप जानते हो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू, अगर आप लोग यहां पे बात करोगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस में गामा। क्यों? क्योंकि सर दो इंटीरियर एंगल्स का सम है, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन तो I बराबर ही हो गया। अगर मैं यहां पे R की बात करता हूं तो R कैसे निकलेगा, देखो R निकालने के लिए बोलेंगे कि सर ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्या होगा, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि सर यहां पे बोलेंगे कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा, और यार यहां पे आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। बस इसके अंदर रख दो और सॉल्व कर दो, बस और कुछ नहीं है, इसके अंदर रख दो और सॉल्व कर दो। तो भैया क्या हो जाएगा, आई की जगह लिखोगे तो आई की जगह हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और ये हो जाएगा म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा म्यू टू। बस अब यहां से हमारा काम है अल्फा बीटा गामा को निकालना। अब मुझे बेसिकली रिलेशन किसके बीच में निकालना है, यू वी एफ और इनके बीच में निकालना है। अगर उनके बीच में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस के बीच में क्या है, रिलेशन निकालना पड़ेगा। और ये हमें कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। और सबसे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी स्मॉल एंगल्स होते हैं, जब भी स्मॉल एंगल्स होते हैं उस केस के अंदर क्या होता है, अभी आप पढ़ के आए थे स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है, बोला सर टेन थीटा जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर टेन अल्फा निकाल सकता हूं, टेन अल्फा निकाल सकता हूं, टेन बीटा निकाल सकता हूं और टेन गामा निकाल सकता हूं। ठीक है जी, टेन गामा निकाल सकता हूं। तो यहां से क्या हुआ, बोला सर टेन अल्फा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया परपेंडिकुलर मैं बोल देता हूं कि ये हाइट कितनी है, इस हाइट को मान लो h, इस हाइट को मान लो h। अगर ये हाइट h है तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा, h अपॉन में कितना हो जाएगा, मैं अभी साइन बाद में रखूंगा, mo क्या हो जाएगा, mo। इसी तरीके से h अपॉन में बीटा का क्या हो जाएगा, बोला सर mi क्या हो जाएगा, mi हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो h अपॉन में क्या हो जाएगा, गामा का बोला सर mc। ठीक है, cm हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गई है। अगर ये तुम्हारे पास आ गई है बेटा जी, तो अब इसको सॉल्व करिए। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए एक बार, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इसके अंदर वैल्यूज को रखोगे तो वैल्यूज को रखने के बाद में क्या हो जाएगा, बोला सर अल्फा की बात कर रहे हो तो यहां से देखो h तो कट ही जाएगा, चाहो तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे देखो अल्फा म्यू वन प्लस में क्या हो जाएगा, गामा म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर गामा म्यू टू आप सभी का है, माइनस क्या हो जाएगा, गामा म्यू टू आप सभी का है। ठीक है, गामा नहीं है, बीटा है ना, दूसरा तो बीटा है, म्यू टू। अब जैसे ही बेटा इसके अंदर इन वैल्यूज को रखोगे, आपको पता है देखो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है। अगर तुम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस यू। यहां पे MI है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v। यहां पे अगर बात करोगे तो cm है ये वाला, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हो जाएगा r। तो जब इन सबको सॉल्व करते हो एक साथ रख के तो तुम्हारे पास फाइनल एक रिजल्ट बनता है। क्या बनता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है बेटा उसकी बात कर लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आता है भैया म्यू टू बाई वी है माइनस म्यू वन बाई यू है इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r। तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा जी, फाइनल रिजल्ट आपका होता है। क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आप सभी का होता है। तो इसको बोला जाता है फाइनल रिजल्ट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू टू बाई वी है माइनस म्यू वन बाई यू है इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, चाहे तुम लोग कॉन्वेक्स सरफेस ले लो या तुम लोग कॉनकेव सरफेस ले लो। ठीक है जी, फाइनल ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट की, चलो आओ अब बात करते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले की। अब लेंस मेकर फॉर्मूला है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने लेंस मेकर्स फॉर्मूले को समझ लिया ना काम जिसका हो जाएगा। कैसे, देखो
लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है ना, इसके डायग्राम की मैं बात करता हूं। एक बार डायग्राम को मैं यहां पे फाइनली बनाना चाहूंगा जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का अगर डायग्राम मुझे बनाना है तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, बोलो सर इस तरीके से अगर मुझे लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाना है तो यहां पे क्या हुआ सर, देखो ये हमने क्या बना दिया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, ये हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है, ठीक है जी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो मैंने बोला सर जी यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से एक रे को मैंने इधर से निकाल दिया, बोला ठीक है। दूसरी रे को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, यहाँ पे इंसिडेंट कराने के बाद में क्या हुआ कि सर अब नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है। आप जानते हो देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, किसका, इसका, यानी कि सर यहाँ पे होगा, दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि सर वो दूसरी साइड का होगा, तो इसको मैं पहली साइड बोल देता हूँ, इसको दूसरी साइड बोल देता हूँ। तो इस वाली सरफेस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, इस पहली वाली सरफेस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। बोल हाँ या ना, C1 हो जाएगा, बोला राइट है। अब यहां से लाइट अगर आपकी इंसिडेंट हुई है तो आप सभी जानते हो कि भैया कहां से टकराएगी, कहां किसके साथ एंगल बनाएगी, बोला सर नॉर्मल के साथ। और नॉर्मल क्या करता है, किससे होकर गुजरता है, बोलो सर इससे होकर गुजरता है। अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं, बोलो हाँ या ना, ये जो नॉर्मल होता है किसके साथ होकर गुजरता है, बोलो सर इसके साथ होकर गुजरता है, बोलो ठीक है जी। अगर ये है तो अब ठीक है। अब सबसे बड़ी बात बताओ कि अगर ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, वो कितनी बना रही है, आई एंगल बना रहा है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती तो क्या ये सीधा निकल जाता, बिल्कुल निकल जाता। और सीधा निकलता तो कैसे निकलता, आप सभी जानते हो कि अगर ये तुम्हारा μ1 है और ये तुम्हारा μ2 है तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये क्या है, बेंड करती हुई पहुंच जाएगी यहां पे, बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड करती हुई यहां पे पहुंच गई। अगर ये बेंड करती हुई पहुंच गई तो ये तुम्हारी फाइनल इमेज नहीं है, ये तुम्हारी इनिशियल इमेज बनी है, फाइनल इमेज नहीं है, इनिशियल इमेज है। क्यों, क्योंकि सर ये तुम्हारा μ1 हो गया है, ये तुम्हारा μ2 हो गया है, ये तुम्हारा μ1 हो गया। अब मेरी बात ढंग से सुनना, बोला सर देखो ये तो तब था जब ये सेकंड नहीं होता, तो अगर इसकी सेकंड सरफेस नहीं होती तो सीधा चला जाता, लेकिन अगर सर सेकंड सरफेस है तो वापस से मुझे किसकी जरूरत पड़ गई है, नॉर्मल की। अगर नॉर्मल की रिक्वायरमेंट वापस से हो गई है तो चलिए नॉर्मल बना देते हैं। अगर यहां से तुम देखोगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल बनेगा तो अब मुझे बताइए तुम लोग क्या कर रहे हो, बोले सर अब हम लोग ये कर रहे हैं कि यहां पे ये तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। बोलो हाँ कि ना, क्या करेगी, डेंसर से क्या करेगी, रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी लाइट। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये क्या होगी, बोलो सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी ना। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी भैया तो ये देखो ये तुम्हारी क्या हो गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तुम्हारी इमेज जहां मिलेगी वो तुम्हारी क्या होती है, फाइनल इमेज होती है। ये तुम्हारी क्या होती है, फाइनल इमेज। तो ये पूरा का पूरा ये सिनेरियो होता है, यानी कि जो तुम लोग अभी लेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ के आए हो वही फॉर्मूले को तुम्हें यहां पे दो बार लगाना पड़ेगा। वही फॉर्मूले को क्या है, दो बार लगाना पड़ेगा। एक बार तो तब जब तुम μ1 से μ2 पे जाओगे, एक बार तब जब तुम μ2 से μ1 पे जाओगे। क्या करोगे, एक बार तो तब लगाना है जब तुम μ1 से μ2 पे जाओगे और दूसरी बार तब लगाना है जब तुम μ2 से μ1 पे जाओगे। बोलो ठीक है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही रहेगी, लेकिन इमेज के लिए जो बोलोगे वो क्या काम करेगा, आई डैश का काम करेगा। यानी कि आप बोलोगे क्या हो जाएगा, μ2 बाई v होता है, v की जगह क्या हो जाएगा, आई डैश, ठीक है, μ2 आई। और इसको भी क्या लिख दोगे, v डैश, क्योंकि v है ना तो v डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v डैश लिख दो यार, चलो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r, ठीक है। और r की जगह r1, ठीक है। अब दूसरा केस उठाओ, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा केस ये कहता है कि सर μ2 से कहां जा रही है, μ1, यानी कि सर जहां जहां μ1 है उसकी जगह μ2 लिख दो और जहां जहां μ2 है उसकी जगह क्या लिख दो, μ1 लिख दो। बोलो सर जहां पे μ2 है उसकी जगह μ1 लिख दो और जहां पे μ1 है उसकी जगह μ2 लिख दो, बात खत्म, पैसा आजम, बाकी सब नाचे धनाधन, ठीक है जी। बोला राइट है, मान गया गुरुदेव। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा μ1 और फाइनल इमेज क्या हो जाएगी, v बन जाएगी, माइनस ये वाली जो v डैश है उसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। क्यों, क्योंकि ये लाइन यही तो है पूरी की पूरी लाइन, यही तो है पूरी की पूरी लाइन। तो ये क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसके लिए काम करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यार ये क्या हो जाएगा, μ2 बाई क्या हो जाएगा बेटा, μ2 बाई u हो गया, इज इक्वल टू चेंज कर दो μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, रख दो, सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, ऐड कर दिया तुमने। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा भैया, μ2 बाई वी डैश आपका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा μ1 बाई u, ठीक है जी। और यहां से क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइड, अरे ये भी तो ऐड करना है ना, ये भी तो है। तो ये हो जाएगा प्लस μ1 बाई वी, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, μ2 बाई
म्यू टू बाई ये हो जाएगा वी डैश, तो ये हो जाएगा वी डैश। तो भैया देखो इससे ये खत्म, ठीक है, ये तो गया। इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा भैया, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, बोला सर माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R2। तो भैया यहां से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है जी, बोलो राइट है सर। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर म्यू वन है तो इसको कॉमन ले लो, तो म्यू वन कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/V माइनस 1/U। बेटा ये जो होता है ना इसी को बोलते हैं 1/F। तो तुम्हें अभी मैंने लेंस का फॉर्मूला बताया था ना वो यही है, और म्यू वन को यहाँ पे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यही तुम्हारा क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है। यही तुम्हारा क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू म्यू टू, 1/F इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है माइनस 1 है 1/R1। तो यही देखो ये रहा, यही तो है, बोलो ये है ना म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा माइनस का, ये पूरा का पूरा कहानी यही तुम्हारी है, ये तुम्हारा, और ये 1/V माइनस 1/U है, इसको 1/F, यानी कि यही थिन लेंस जो फॉर्मूला है वो यही है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो मैंने तुम्हें हर चीज मैंने बताया कि यार तुम्हारे लिए मैं सारी चीजें समझा दूंगा, तो ये तुम्हारे पास हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि कल को मान लीजिए इसको तुमने पानी के अंदर इमर्स्ड आउट कर दिया, और यानी कि लिक्विड के अंदर इमर्स्ड आउट कर दिया, तो कैसे क्या होगा, अगर लिक्विड के अंदर तुम लोग इमर्ज आउट कर देते हो इस लेंस को उठा के, तो किस तरीके से फॉर्मूला बनता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। कि मान लीजिए कल को तुम्हारे दिमाग में आ गया नहीं सर मुझे तो इसको लिक्विड में डालना है, और लिक्विड में अगर इमर्ज आउट कर देते हैं तो यहां से तो एक फॉर्मूला मान लीजिए कि फिक्स है ये, तो ये अगर इमर्ज्ड आउट है किसके अंदर, इमर्ज्ड आउट इनटू लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर अगर इसको डालते हो तो उस केस में क्या होता है, याद रख लीजिएगा ये फिक्स है। एक सवाल बनता है या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा, या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा, लेकिन बनेगा कंफर्म है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक सवाल बनेगा, तो यहां पे याद रखिएगा, मान लीजिए मैंने ये लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया भैया, ये मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया है, ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, लिक्विड ले लिया है भैया, ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने क्या किया है, लिक्विड ले लिया है, ठीक है। अगर ये मैंने लिक्विड ले लिया है तो उस केस में क्या होगा सर, ये लो, ये तुमने लिक्विड ले लिया, लिक्विड के अंदर इसको रख दिया है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिक्विड है, म्यू लिक्विड है, और ये तुम्हारा क्या है, म्यू जी है। तो आप जानते हो ना कि म्यू वन ये है, म्यू टू वो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा करोगे तो म्यू जी बाई म्यू लिक्विड होगा। यानी कि अगर तुम इसको, अगर ये पहले वाटर में नहीं होता, नॉर्मल होता, एयर के अंदर होता, तो क्या फॉर्मूला बनता, बोला सर एयर के केस में हो जाता 1/F एयर, 1/F एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू एयर, ठीक है, माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2 आप सभी का हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी, ओके, मान गए सर। दूसरा केस ये है कि सर अगर मैं इसको लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट कर रहा हूं तो उस केस में आप लोगों की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो भैया लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट करने पर, तो तुमने इसको लिक्विड के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर फोकल लेंथ की बात करता हूं लिक्विड के अंदर, तो ये हो जाएगी 1/F लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा म्यू जी, और लिक्विड एयर की जगह क्या है, लिक्विड है तो म्यू एल माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो याद रखिएगा अगर तुम्हें बोल देता है कि भैया तुम्हारा एयर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो इतनी है, लिक्विड के अंदर इतनी है, तो इस केस में बताइए, आप दोनों को अगर बोल देता है कि बताइए एयर के अंदर इतनी है, ये इसके अंदर इतनी है, बताओ लिक्विड के अंदर कितनी होगी, अगर दोनों को कंबाइंड करके बोल देता है तो उस केस में तुम लोग इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दोगे मेरे भैया, तो क्या बन जाएगा, बोला सर एफ AR डिवाइडेड बाई 1/F लिक्विड, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू AR माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू जी म्यू लिक्विड कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखो क्या मेरे भाई, ये तो कट जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हो गया तो देखो इसको जस्ट उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर एफ लिक्विड इज इक्वल टू आप सभी का हो जाएगा, इसको देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अगर 1 होती है तो मैं सीधा सीधा लिख दूं कि भैया म्यू जी माइनस में 1 है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू लिक्विड -1 है, और एफ एयर। तो इस तरीके से ये तुम्हारा फाइनल एक रिजल्ट बनता है, एक ट्रिक मान लो जिससे तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें याद है सीधा सीधा तो तुम लोग इसके अंदर रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि एफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, म्यू जी की बात आ गई है, तो यहां से क्या किया है तुमने, लेंस मेकर्स फॉर्मूला और ये सारी चीजें देख ली है, और मैंने इसको लिक्विड के अंदर भी इमर्ज आउट करके दिखा दिया है कि क्या होता है आप सभी का, बोलो समझ में आ गया है, लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट कर देते हो तो क्या होता है।
तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट करने पर क्या होता है। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करते हो क्या आ जाएगा, बोला सर एफ एयर, इसको उल्टा करके लिख लो तो एफ एल डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये एफ एल ऊपर आ जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाई एफ एयर है, एफ एयर को उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, तो इस तरीके से ये आता है। ठीक है जी, हो गया है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद में आते हैं हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, जो है आप लोगों का कौन सा है भैया, ये तुम्हारा प्रिज्म का। देखो प्रिज्म के अंदर भी एक कहानी होती है कि बोला सर क्या होता है कि एक प्रिज्म हमने लिया और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। लाइट को मान लीजिए मैंने बोला कि एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के अंदर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, किस एंगल पे, आई एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे। अब आपको पता है जैसे ही लाइट इसके, ये तुम्हारा क्या है μ1 है, ये तुम्हारा क्या है μ2 है, ये तुम्हारा क्या है μ1 है, तो जैसे ही तुम μ2 के अंदर जाओगे तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो क्या हुआ कि बोला सर यहां पे मीडियम 2 की वजह से और मीडियम 1 है, μ2 और μ1 है, तो इस केस में क्या हुआ, बोला सर इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही ये इस मीडियम के अंदर आएगी तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीडियम सेम है तो सीधी चली गई। बोला ठीक है जी। अब मेरे को बताइए अगर यहां पे मैं बोलता कि अगर यहां पे कोई भी डेविएशन नहीं होता तो ये सीधी जाती, लेकिन सर यहां पे डेविएशन हुआ है, कितना हुआ है, डेल 1 का, क्योंकि ये इधर गई है तो डेल 1 का डेविएशन हुआ है, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं सेकंड केस में डालता हूं तो मैं बोलता हूं सर यहां पे इंसिडेंट होने के बाद में आपको एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के बाद में आप जानते हो कि ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है। अगर डेंसर और रेयरर मीडियम की बात कर रहे हो तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और ये जो एंगल जिससे ये बाहर जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्ज्ड एंगल। क्या बोल देते हैं, इमर्ज्ड एंगल हम लोग उसको कह देते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि यार यहाँ पे I1 और डेल 1, R1, R2, डेल 2, E क्या क्या है। अब सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू। अब प्रिज्म लिखा रहा तो रिफ्रैक्शन की बात है, तो वही आप सभी को क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है और स्नेल्स लॉ को फॉलो करा देना है। तो सबसे पहले देखिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप सभी का वही देखो क्या कहता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है यहाँ पे सर क्या कहता है, स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 हो जाएगा। यानी कि सर मेरे लिए सिर्फ एक ही टास्क है, वो है I और R की वैल्यूज को निकालना। अगर I और R मुझे मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, देखो APNQ, तो देखो कैसे हुआ, APNQ है, देखो ये रहा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। सारे एंगल्स की जब मैं बात करूंगा तो क्वाड्रिलेटरल अगर आप लोग लेते हो तो यहाँ पे देखिए A है, P है, N है और Q है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल जो आपने लिया है कौन सा लिया है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, ये तुम्हारे पास है APNQA, ठीक है जी। तो इसके सारे एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल N प्लस में एंगल Q इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है बेटा, Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 360 डिग्री। आपको पता है P की बात करूंगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये 90 होगा, ये वाला 90 होगा। तो इस केस में P और Q का जो सम होगा, P और Q का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यार एंगल A प्लस में एंगल N की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसकी वैल्यू 90 प्लस में 90 और ये आपको क्या हो जाएगा, बोला सर 360 में से 180 घटाओगे तो 180 बचेगा। तो यहां से अगर मैं एंगल A की बात करता हूं, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, N आप सभी का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं दूसरा ट्राइंगल आप सभी को नजर आ रहा है PQN या PNQP, ये एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। अगर इसकी मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो इस ट्राइंगल के केस में भी क्या हो जाएगा, बोला सर PNQP। इस ट्राइंगल की बात करोगे तो एंगल P प्लस में एंगल N, ठीक है, एंगल P ना बोल के रुको, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ना, एंगल P नहीं होगा, एंगल P नहीं होगा, ट्राइंगल, क्योंकि P तो पूरा बड़ा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपके 3 एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है R1 प्लस में R2 प्लस में N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आप सभी जानते हो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब भैया 180 डिग्री माइनस N हो जाएगा। अगर N हो जाएगा तो यहां से देखो ये 180 डिग्री माइनस N है, 180 डिग्री माइनस N है, तो RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। और आप सभी जानते हो बेटा कि जब आपका मीडियम अंदर वाला सेम है तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बोलो सर R
क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, आर आर ही होंगे, तो R1 बराबर किसके होगा, R2 बराबर किसके होगा, R के होगा। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे, इस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि A बराबर कितना आ जाएगा, बोला सर 2R आ जाएगा, और R बराबर कितना आ जाएगा, A/2 आप सभी का आ जाता है। यानी कि R की वैल्यू आप सभी के सामने आ गई है, कितनी आ गई, A/2। तो देखो नीचे ये A/2 आता है, तो ये इसलिए आ गया। अब मेरे को I की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो यहां से देखो आप सभी को नजर आ रहा है कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, दो डेविएशन हो रहे हैं, डेल 1 और डेल 2, इनका सम किसके बराबर होगा, डेल के, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगा। और अगर मैं डेल 1 की बात करूंगा तो ये बताइए I1 एंगल है, तो इसके सामने वाला ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर होगा। यानी कि सर यहां पे बोलोगे I बराबर किसके हो जाएगा, बोलो सर डेल 1 प्लस R1 के, बोलो हाँ या ना। और डेल 1 की बात करोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां की बात करोगे तो इमरजेंस एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर अंदर वाले के बराबर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल 2 प्लस में क्या हो जाएगा, R2। ठीक है जी। यहाँ पे डेल 2 की बात करोगे क्या हो जाएगा, E माइनस कितना हो जाएगा, डेल 2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा E माइनस R2। बोलो राइट है नहीं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे रख दीजिए, डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो सर I माइनस R1 है, प्लस में क्या हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा। यहां से बोलोगे I प्लस E हो जाएगा, माइनस के अंदर R1 प्लस R2 आप सभी का हो जाता है, बोलो हाँ या ना। तो ये डेल हो गया। आपको पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब होती है, किसकी बात करते हो, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब होती है, तो उस केस के अंदर बेटा आपका R1 जो है ना, वो जो सॉरी यहां पे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर I बराबर जो होगा ना बेटा, वो I बराबर किसके हो जाता है, I की अगर मैं बात करता हूं तो I बराबर E के हो जाता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। यानी कि डेल मिनिमम की अगर बात करोगे तो यहां पे I बराबर किसके हो जाता है, E के हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2I लिख सकते हो, माइनस के अंदर R1 प्लस R2। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या थी, अभी देख के आए हो, A के बराबर। तो ये हो जाएगा डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A, और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला भैया डेल मिनिमम, इसको उधर ले जाओगे प्लस A डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये तुम्हारे पास आ गया है, तो ये तुम्हारे पास आ गया है कि भैया डेल मिनिमम प्लस A/2 आप सभी का हो जाएगा। तो इसको यहां पे रख दीजिए I की जगह, I की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल मिनिमम प्लस में A/2 आपके पास आ गया है। और इसके बाद में आप बोलोगे कि यहाँ पे μ1 क्या है, एयर है, μ2 क्या है, कोई पता नहीं है, म्यू मैंने बोल दिया उसको। तो भैया म्यू बराबर कितना आ जाएगा, प्लस सर म्यू बराबर आप सभी का आ जाएगा डेल साइन, म्यू बराबर क्या आ जाएगा, प्लस सर म्यू बराबर आप सभी का आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस में A/2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन A/2 आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन A/2 आप सभी का हो जाएगा। तो भैया देखो 2 से 2 गया, अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल लो। ये ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हो, बोला सर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप सभी कि यार मैं बोल सकता हूँ स्मॉल एंगल्स की जब बात करोगे तो स्मॉल एंगल्स के लिए आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि बोला सर अगर मेरे पास कोई भी स्मॉल एंगल है उस केस में क्या होगा। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके हो जाता है बेटा, थीटा के हो जाता है। क्या हो जाता है, थीटा के। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे बोल सकते हो कि आप लोग बोलोगे कि भैया थीटा के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। तो उस केस में यहाँ बोलोगे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर डेल मिनिमम प्लस में A/2 आप सभी का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A/2। तो 2 से 2 गया, तो यहां से आ जाएगा भैया डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू A माइनस में A हो जाएगा, और यहां से आप लोग लिख सकते हो म्यू माइनस 1 है मल्टीप्लाई बाई A। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से एक फॉर्मूला और आ गया डेल मिनिमम का, ये एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो तीन टोटल फॉर्मूले हैं जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग प्रिज्म की बात कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे जिससे आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इजीली। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। देखो माइक्रोस्कोप ऐसी डिवाइस है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चीजें होती हैं उनको बड़ा करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा होगा कि अगर लैब्स के अंदर हम लोग देखते हैं फंगस वगैरह हुआ, या दही के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं और वो जो लाभदायक होते हैं शरीर के लिए, अगर उनकी बात करते हैं, उनको देखते हैं, तो उसको हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं, बोला सर उसकी हेल्प हम लोग लेते हैं माइक्रोस्कोप। किसकी लेते हैं हेल्प, किसकी लेते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा हम लोग इन सारी चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप को हम लोगों को समझने की जरूरत है। यहां पे क्या कहता है माइक्रोस्कोप, आप लोगों को जानने की जरूरत है। माइक्रोस्कोप का अगर हम लोग देखते हैं तो देखो माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोला सर हम लोग एक ग्लास लेते हैं, अब ये जो है हमारे पास एक जो हम लोगों ने क्या लिया, एक सॉरी ग्लास नहीं, हम लोग एक लेंस लेते हैं। अब लेंस के आगे हम लोग दो कंडीशंस देखते हैं। एक तो होता है कि हम लोग जब यहाँ पे
दो बात करते हैं, एक होता है मैग्निफिकेशन। किसकी बात करते हैं बेटा? अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है tan बीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है? tan अल्फा। ठीक है जी, tan बीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है? tan अल्फा। अब यहां पे जो ये बीटा एंगल होता है, tan बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा होता है। बीटा एंगल कौन होता है सर? ये इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल होता है। अल्फा क्या होता है? जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल होता है। समझ में आ गया? तो उस केस में अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि सर हम लोग इमेज जो है उसको डी डिस्टेंस के ऊपर देखते हैं। डी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सर हम लोगों की जो मिनिमम देखने की क्षमता है डी होती है। डी के अगर आगे अगर हम लोग आते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई नहीं देगा। और एक होता है हमारा इनफाइनाइट। क्या होती है? अगर मैं इमेज को देखना चाहूंगा तो इमेज को मैं दो जगह देखना चाहूंगा। एक होती है इमेज की बात अगर मैं करता हूं तो एक तो डी डिस्टेंस के ऊपर देखना चाहूंगा, एक होता है इन्फिनिटी के ऊपर। बोलो हाँ है ना? डी डिस्टेंस और इन्फिनिटी की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं tan बीटा की, तो tan बीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? बोलो सर अप्रोक्सीमेटली बीटा के होगा। और tan अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होगा अल्फा के। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बीटा और अल्फा की बात करता हूं, अल्फा एंगल क्या है? बोला सर बिना लेंस के द्वारा बनाया गया एंगल है। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, क्यों? क्योंकि बिना लेंस के बनाया गया है, तो ऊपर की तरफ ये h हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो भैया d की जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी? नेगेटिव के अंदर आप लोग निकालोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो सर अल्फा इज इक्वल टू आप सभी कहा जाता है h अपॉन में माइनस का d। और बीटा की अगर आप लोग बात करते हो तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? h अपॉन में माइनस का, आप लोग इसको लिख सकते हो ue की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ue का मतलब क्या हो गया? बोलो सर आई लेंस के द्वारा आप लोग इन चीजों को देख रहे हो। ठीक है, तो दोनों को आप लोग सॉल्व करते हो तो उस केस में आप लोगों को क्या आ जाता है? बोलो सर यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन है वो आ जाता है यहाँ पे डी अपॉन में क्या आ जाता है? डी अपॉन में यूई आप सभी का आ जाता है। अब सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि सर इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यार जो आपका वैल्यूज होते हैं, देखो एक होता है जब डी डिस्टेंस के ऊपर आप लोग निकाल रहे हो तो 1 अपॉन डी प्लस एफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। और उस केस में आप लोग इसको निकालोगे तो इजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन यू की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। क्या निकालनी है? 1 अपॉन यू की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। उसके द्वारा आप लोग चीजों को यहाँ पे कर पाते हो। राइट है, तो इसके द्वारा क्या कर पाते हो? आप लोग मैग्निफिकेशन निकाल पाते हो। कैसे? देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनना। मैग्निफिकेशन निकाल लिया। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? बोलो सर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरी जो u है, u का मतलब डिस्टेंस कितनी है? बोला सर माइनस u है। और मैं बोल रहा हूं कि इमेज मेरी कहां बन रही है? अगर मैं इमेज की बात करता हूं, v कहां पे बन रही है? v बन रही है माइनस d के ऊपर। ठीक है जी। आप जानते हो लेंस के फॉर्मूले की बात करते हो तो 1 अपॉन एफ ई, आई लेंस के लिए बात कर रहे हो तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई आप सभी का होता है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 अपॉन एफ ई की, किसकी बात करता हूँ? 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ ई की बात कर रहे हो तो यहां से अगर मेरे को 1 अपॉन यू की वैल्यू चाहिए तो एक काम करिए, इसको इधर उठा के ले आइए, 1 अपॉन यू ई हो जाएगा। इधर लेके आओगे तो 1 अपॉन वी ई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का आपका हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई। बोलो हाँ है ना? 1 अपॉन एफ ई आप सभी का हो गया। अगर मैं वी ई की बात करता हूं, इमेज कहां बन रही है? डी के ऊपर। इमेज कहां बन रही है? डी के ऊपर आप सभी की बन रही है। बोलो सर कैसे आपने निकाला? जैसे एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं ये बोलता हूं कि सर एक तो क्या कर सकते हो, चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक सेकंड रुको, चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन वी है माइनस का 1 अपॉन यू है। ठीक है जी, 1 अपॉन यू है। अब मेरे को सबसे पहले एक चीज आप मेरे को बताइएगा, मैंने बोला सर क्या? देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का d, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1 अपॉन यू। ठीक है, तो यहां पे रखिए, यहां पे रखोगे तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर प्लस हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस का d हो जाएगा और प्लस का 1 अपॉन यू ई हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ तो 1 अपॉन f यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन d हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे d कॉमन लेता हूं, अगर मैं d कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा? बोलो सर d कॉमन लेते ही, अगर तुम d कॉमन लेते हो तो d कॉमन लेते ही तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? बोलो सर d कॉमन लेते ही ये हो जाएगा d अपॉन f और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई है तो यहाँ पे रख दीजिए, 1 अपॉन यू ई की जगह रखोगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? बोलो सर d अपॉन में यू ई, d डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो सर d डिवाइड बाई d। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या किया? रुको रुको रुको, d को कॉमन नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक के पास है एक के पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, d को मैं क्या करता हूँ? बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन d को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ से क्या किया मैंने? 1 अपॉन d को बाहर लिया। एक सेकंड रुको, क्या लिया है? 1 अपॉन d को बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f प्लस में 1 अपॉन d इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। तो भैया 1 अपॉन डी को बाहर ले लो, 1 अपॉन डी को बाहर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर d अपॉन f प्लस में क्या हो जाएगा? 1,
यहाँ पे 1/UE, ठीक है जी, ये तुम्हारे पास हो गया है। अगर इसको रखोगे तो 1/UE की वैल्यू की बात कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन में इंटू में क्या हो जाएगा 1/d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन में f, ठीक है जी, यहाँ से d से d कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन में f हो जाएगा। अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ, ये तो मैग्निफिकेशन कब है, जब तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, d डिस्टेंस के ऊपर। अब मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी के ऊपर बन रहा होगा तो ये इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, बोला सर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/f, e किसके बराबर हो जाएगा, 1/UE के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u के बराबर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन में f आपका हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कब है, जब इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बन रही है। तो इस तरीके से तुम लोग दोनों केसेस को देख सकते हो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग एक कॉम्बिनेशन लेते हैं दो लेंसेज का। एक होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो हमारा आई की तरफ होता है आई लेंस कहते हैं। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू तुम्हारे ऑब्जेक्टिव लेंस के, अपर्चर भी उसका ज्यादा होता है। मान लीजिए कि ये तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उससे दो रेस को निकालते हैं जिसके द्वारा हम लोग इमेज बना सकें। तो एक रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस गया, वो यहां से इस तरफ आई। दूसरी हमने क्या किया, जो इसका ऑर्थो सेंटर है उसके थोड़ा निकाला, निकालने के बाद में हमने देखा कि ये दो रेस यहां पे जाके मिल गई हैं, यहां पे हमें फाइनल इमेज मिल गई। इसके बाद में ये जो इमेज है ये क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फाइनल इमेज हमें कहां मिलेगी, यहां पे डी डिस्टेंस के ऊपर, हमें डी डिस्टेंस के ऊपर फाइनल इमेज मिलेगी। यानी कि सर हमारे पास वही दो केसेस हो जाएंगे कि हमारी जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज क्या बन रही है। अगर मैं फाइनल इमेज की बात करता हूं तो वो कहां पे मिल रही है, अगर मैं फाइनल इमेज की बात करता हूं बेटा इसके अंदर, तो वो हमें कहां मिल रही है, बोले सर एक तो डी के ऊपर मिलेगी, एक हो सकता है इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिले। कहां मिल रही है, एक डी के ऊपर मिल सकती है, एक इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिल सकती है। अब यहां पे दो केसेस हैं, क्यों है, बोला सर अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यहां पे मैं बोलता हूं कि सर एम की बात करता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं, वही हमारा क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है। क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है। अगर बीटा अपॉन अल्फा है तो बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो बीटा क्या हो जाएगा, बोले सर बीटा की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक तो है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने और एक होता है हमारा बीटा। बीटा का यानी कि इमेज के द्वारा आई पे बनाया गया एंगल है। तो इमेज के द्वारा आई पे बनाया गया एंगल क्या होता है, बीटा होता है। ये अगर बीटा है तो ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोले सर tan निकालते हैं तो बी डबल डैश C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डबल डैश C2 हो जाएगा, या बी डबल डैश इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो बी डबल डैश C2 भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो ए डैश बी डैश है, ठीक है, ए डैश बी डैश है, ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आई लेंस है तो इसको ई बना सकते हो, इसको ई बोल दीजिए। एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है उसको ओ कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं। तो इसको मान लो ई कर दिया है, इसको ऑब्जेक्टिव है तो इसको ओ कर दिया है। तो यहां से ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है, बोलो सर ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी डैश और ई की बात कर लेंगे, tan की फॉर्म में निकलेगा। वो अभी मैं बताता हूं कैसे होता है, सुनना। पहले बीटा निकाल लो। बीटा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल होता है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी डबल डैश और ई आपका हो गया। उसी तरीके से अल्फा की बात करूंगे तो इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल है। अब आप बताइए कि अगर इमेज की बात करूंगे तो इतनी लेंथ की इमेज यहाँ पे भी होगी। अगर मैं इसको बेस मान के यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, बोला सर ये होगा अल्फा। क्या होगा, अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा यहाँ पे, बोला सर ए बी डिवाइडेड बाई बी डबल डैश ई आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी डबल डैश ई आप सभी का हो जाएगा। तो रख दीजिए इसको यहाँ पे, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर m इज इक्वल टू आप सभी का हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया है, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आप सभी का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बोला सर ए डबल डैश बी डबल डैश आप सभी का है, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश आप सभी का हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहां से आप बोलोगे कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन किसका है, बोला सर ये मैग्निफिकेशन है आई लेंस का, इंटू में ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, मैग्निफिकेशन आप सभी का है। क्या है, मैग्निफिकेशन आप सभी का है। ठीक है जी, ये आप लोगों का मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे दो तरीके से आपको मैग्निफिकेशन मिला है। तो अगर आप लोग डी डिस्टेंस के लिए निकालते हो, इमेज आपको कहाँ मिल रही है, डी के ऊपर मिल रही है, तो आप सभी को पता है, अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हो। आई लेंस के लिए तो आप लोग निकाल सकते हो, आई के लिए कितना होता है, अभी अभी पढ़ के आए हो, एक होता है आई के लिए, दूसरा होता है वैसे। तो आई
आई के लिए तो आपको पता है ना क्या होता है, बोलो सर आई के लिए अगर बात करोगे तो अभी अभी पढ़ के आए हो 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई होता है, बोलो हाँ है ना। और अगर मैं इसकी बात करूंगा नॉट का, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट आप सभी का है, तो यहां से क्या बन जाएगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बन जाएगा माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई आप सभी का हो जाएगा। ये कब है, जब इमेज तुम्हारी कहां बन रही है, डी के ऊपर बन रही है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ट्यूब लेंथ के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस का एल अपॉन में एफ ई है 1 प्लस डी, वो एफ नॉट है 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए अगर फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी के ऊपर बन रही है, तो v आपका अगर इंफिनिटी के ऊपर बन रहा है तो वही वापस से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट हो जाएगा। और आप भी देखो आपने ये करके आया था ना, देखो ये रहा क्या था वो डी अपॉन में एफ ई, तो इंटू में क्या हो जाएगा डी अपॉन में एफ ई हो जाएगा। यहां से इसको लिखना चाहो एल की फॉर्म में तो लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा एफ नॉट इंटू में क्या हो जाएगा डी अपॉन में एफ ई आप सभी का है। तो ये मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले मैंने आप सभी को समझा दिए, जो दोनों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ट्यूब लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूब लेंथ। तो देखो ट्यूब लेंथ का मतलब ये होता है बेटा जी, समझो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कल को तुम इस ऑब्जेक्ट को उठा के एफ नॉट पे ले आओ, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहां कहीं बनेगी। तो ये जो लेंथ होती है ना इन दोनों के बीच की, इसी को बोलते हैं ट्यूब लेंथ। और ट्यूब लेंथ एक्चुअली में क्या होती है, अगर मैं सिंपली ट्यूब लेंथ की बात करता हूं तो ये आप लोगों की क्या होती है, बोले सर जो वी नॉट है वो प्लस में यू ई आप लोगों का हो जाता है, मोड ऑफ यू नॉट। क्यों, क्योंकि सर यहां से ये यहां तक की डिस्टेंस होगी, ये वी नॉट होगी, और ये यहां से यहां तक की होगी, ये यू ई होती है। तो ये जो तुम्हारी ट्यूब लेंथ होती है, ट्यूब लेंथ इसके द्वारा आप लोग निकाल लेते हो, एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है वी नॉट प्लस में क्या हो जाएगा यू ई आप सभी का आ जाता है। तो ये बेटा तुम्हारे पास होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकालते हो। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो ये दूसरा केस है जो मैंने आप लोगों को बना दिया कि भाई फाइनल इमेज अगर आपकी इन्फिनिटी के ऊपर बनती है तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है। m इज इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ नॉट इंटू में डी अपॉन में एफ ई आप सब इसको लिख लेते हो। अगर दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूं तो अब बात करते हैं किसकी, इसकी लिमिट ऑफ रेजुलेशन फॉर माइक्रोस्कोप की, यानी कि रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं। देखो कई बार क्या होता है दो चीजें बहुत पास पास होती हैं, तो उन सभी को थोड़ा सा दूर करने के लिए, उनको थोड़ा सेपरेट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंसेज होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ रिजॉल्विंग पावर होती है। तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि लिमिट ऑफ रेजुलेशंस क्या होता है, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a sin थीटा आप सभी का होता है, और ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर के। अगर सिर्फ रिजॉल्विंग पावर निकालोगे तो ये हो जाता है 2a sin थीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा आप सभी का होता है। अगर 12th क्लास की बात करूं तो उसके अंदर रिजॉल्विंग पावर नहीं है, बट आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे ये है। अगर आगे आप लोग जाते हो तो आपको टेलीस्कोप की बात पता होनी चाहिए। यहां पे मैं बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली टेलीस्कोप को यूज क्यों किया जाता है, कि सर जो बहुत दूर स्थित चीजें हैं जैसे स्टार हुआ और बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्टार हुआ, प्लैनेट्स हुआ, उनको देखने के लिए उनकी हलचल को हम लोग जिस डिवाइस की यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या कह देते हैं, टेलीस्कोप बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं। और टेलीस्कोप को हम लोग यूज इसी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए बेटा, जिसके द्वारा हम लोग वहां पे चीजों को बहुत आसानी से देख पाए। अगर हम लोग वही कहानी अगर यहाँ पे दोहराते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बता दीजिएगा, जब मैं इनका क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको इसकी पूरी डेरिवेशन करा दूंगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही होता है, सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस डी 1 प्लस एफ ई बाई डी आपका हो जाता है कब, जब आपकी इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है। उस केस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। सेकंड, अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो अगर हम लोग फाइनल इमेज की बात करते हैं कि अगर वो इंफिनिटी के ऊपर बन रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ ई आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद में अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, तो उस केस में ये होता है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ये क्या होता है, इसका अपर्चर होता है 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए अपॉन में 1.22 लैम्डा होता है। लैम्डा मतलब क्या हो जाती है, आपकी वेवलेंथ की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी को सारी चीजें बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, जिससे आप लोग अच्छे से सारी चीजों को कर पाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप चाहो तो हमारे साथ हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर जुड़ सकते हो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स बाय गजेंद्र सर जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज लगता है कि सर मुझे ऑप्टिक्स के बारे में एक बार बहुत डिटेल में पढ़ा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा कि ऑप्टिक्स का एक कंप्लीट वीडियो ला दीजिए सर। तो पूरा 1 से 1.5 घंटे का सिर्फ ऑप्टिक्स ही हम लोग पढ़ेंगे, उसका डायग्राम को पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। बस आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने इसलिए कराया कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि सर हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं सर, फटाफट से एक वन शॉट दे दीजिए, जल्दी से हम लोग कर लें। तो उसके लिए मैंने आप सभी को ही बना दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर, तो जुड़ सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर। यहाँ जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है।
इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज के बाद में यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। यूजी के बाद में आप लोगों को साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम पे जाना चाहो चले जाओ, साइंस के हैं तो साइंस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो सारे के सारे लेटेस्ट बैचेज आप सभी के लिए। समर्थ 4.0 लेटेस्ट बैच है, अगर इसी तरीके से और भी लेटेस्ट बैच आएंगे उनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड लगाना है, वो है भाई कौन सा है, Y485। Y485 जैसे ही लगाएंगे देखो ये 7,000 कुछ रुपए का ये बैच मिलेगा, तो जाके एनरोल कर लीजिए और तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू, गॉड ब्लेस यू सभी को।